अच्छा, ठीक है, ठीक है। इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री गणेश जी हाके और भाजपा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री गोविंद केंद्रे जी, माजी आमदार श्री बबुआन खंडाड़, जिलाध्यक्ष श्री नागनाथ निडवदे, श्री दिलीप राव जी देशमुख, श्री वसंतराव जी डिगोले, श्री भाऊ साहब जी माने, श्री बालाजी पाटिल, श्री मेघराज जी वाहती, श्री बाबूराव जी जंगापल्ले, श्री सिद्धेश्वर पवार, एडवोकेट भारत श्यामे, अशोक राव केंद्रे, अंकुश जनवाड़े, रणजीत पाटिल, शंकर डोंगरे, त्रिभंकाबा कुट्टे, शिवाजीराव भिकाने, डॉक्टर नागमे, राजकुमार मजगे और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मी चाकूर मध्ये पहिली वेळ आले आपला सर्वांचे स्वागत करतो। ठीक बोला है मराठी कि नहीं बोला है? बहनों भाइयों, मराठी थोड़ी समझता तो जरूर हूं, लेकिन मैं मराठी ठीक तरीके से बोल नहीं पाता हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है और सब तो सब शाकुर की आन बान शान की प्रतीक यह पगड़ी भी आपने पहनाकर आप स्वागत किया है। मैंने फैसला किया कि जब तक अपना भाषण समाप्त नहीं करूंगा तब तक इस पगड़ी को अपने सिर से मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि आपकी आन बान शान की यह प्रतीक है। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो कुछ न लेने के लिए आया हूं, न कुछ देने के लिए आया हूं, मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। और यह कहने के लिए आया हूं कि इस महाराष्ट्र में 68 वर्षों की इस आजादी के काल में लगभग 60 वर्षों से अधिक समय तक आपने एक ही राजनीतिक पार्टी की हुकूमत देखी है, एक ही राजनीतिक पार्टी की। बीच का यदि थोड़ा समय छोड़ दिया जाए, बीजेपी शिवसेना की युति रही है, बामुश्किल 5 साल 6 साल शायद रही होगी तो रही होगी, नहीं तो एक ही पार्टी की हुकूमत। मैं लंबे समय तक हुकूमत करने वाली राजनीतिक पार्टियों से यह पूछना चाहता हूं कि आपके लगातार इतने समय तक शासन में रहने के बावजूद हमारा यह महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा हुआ राज्य क्यों माना जाता है? क्या कारण है कि यहां पर आत्महत्या की घटनाएं होती हैं? क्या कारण है कि यहां के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार नहीं मिल पाता है? क्या कारण है कि यहां की सड़कें गांवों की टूटी फूटी पड़ी हैं? क्या कारण है कि लोगों को बिजली नहीं पहुंच पाती? फिर भी आप अपना सीना ठोक कर कहते हो कि महाराष्ट्र नंबर 1। किस मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है? किस मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है? हां, यह सच है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। जिस राज्य के पास देश की आर्थिक राजधानी हो, उस राज्य के किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना होता हो, वहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार न हासिल होता हो, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? मैंने किसी से पूछा, आप कांग्रेस और एनसीपी के लोगों के बहुत नजदीक रहे हो, आप यह मुझसे बतला सकते हो ठीक तरीके से कि कांग्रेस के लोग इसे नंबर 1 क्यों कहते हैं? तो उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन वो हमको बता नहीं पाए क्यों नंबर 1 कहते हैं। तो मैंने कहा, क्या घोटालों के कारण नंबर 1 कहते हैं? मैंने कहा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कहते हैं। मैंने कहा कि माताओं और बहनों की इज्जत और असमत लूटी जाती है, बलात्कार की घटनाएं 1 साल के अंदर 1367 बलात्कार की घटनाएं महाराष्ट्र में होती हैं। फिर भी हम हुकूमत चलाते हैं। क्या इस मामले में नंबर 1 है?
और घोटाले के मामले में तो बहुत सारे हैं। मैं सिंचाई घोटाला, आदर्श घोटाला, इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों ने बताया कि यहां पर चारा घोटाला और गोबर घोटाला भी हो गया। और मैं पिछली सभा में कह रहा था कि मैं समझ नहीं पाया कि यह चारा घोटाला होता क्या है। भाई ये खाया तो कोई आदमी तो खाएगा नहीं, इसमें घोटाला कैसे हो गया? तो मुझे समझाया लोगों ने कि यह चारा घोटाला कैसे हुआ है। यह हालत है महाराष्ट्र की, फिर भी इसे नंबर 1 कहते हैं। और फिर भी अब इस चुनाव में भी आकर यह कांग्रेस, एनसीपी युति टूट गई है, वह आपसे वोट मांग रहे हैं। किस लिए वोट मांग रहे हैं? पिछले 10 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार रही है। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के 10 वर्षों के शासनकाल में महंगाई लगातार बढ़ी है? लेकिन उसके पहले भी 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आप लोगों ने देखी है। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी की हुकूमत में यदि 6 वर्षों तक एक दिन भी महंगाई बढ़ी हो तो आप हाथ उठा दीजिएगा। एक दिन भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। क्यों महंगाई बढ़ी? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय कहा करते थे, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जादू की छड़ी चलाकर महंगाई को मैं रोक दूं। मनमोहन सिंह जी, हम जानते हैं कि जादू की छड़ी से महंगाई नहीं रोकी जा सकती है। ईमानदारी, साफ नीयत, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके ही महंगाई रोकी जा सकती है। केवल जादू की छड़ी से महंगाई नहीं रोकी जा सकती, हम जानते हैं। लेकिन आप यदि मानते हो कि जादू की छड़ी से ही महंगाई रोकी जा सकती है, तो मैंने उस समय कहा था कहीं की सार्वजनिक सभा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चले जाइए, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर वह जादू की छड़ी रखी हुई है, जादू की छड़ी ले आइए और इस देश में महंगाई को आप रोकिए। अपनी अकर्मण्यता, अपनी विफलता पर पर्दा डालने की कोशिश बराबर करते रहे। भ्रष्टाचार के मामले आए दिन उजागर हुए हैं। और यहां पर हमारे प्रेस के मित्र भी बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, मेरी बात यदि गलत हो तो आप अपने समाचार पत्रों में लिख दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। 6 वर्षों के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक भी घोटाला का मामला प्रकाश में नहीं आने दिया। एक भी घोटाले के कोई मामले प्रकाश में नहीं आए, एक भी नहीं, हुआ ही नहीं, घोटाले हुए ही नहीं। प्रकाश में कैसे आएंगे? और जब जब कांग्रेस आती है तब तब घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले बराबर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेंगे, दूरदर्शन आपको टेलीविजन चैनल्स पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या कारण है कि आप ही लोगों के आने के बाद होता है? मुझे तो यह भी जानकारी मिली है कि हमारे महाराष्ट्र के कई आमदारों ने कोऑपरेटिव की शुगर मिल, भाई कोऑपरेटिव की जो शुगर मिल होती है उसमें शेतकरी समाज के लोगों की भागीदारी होती है, उसके पार्टनर होते हैं, मेंबर होते हैं। आमदार बनने के बाद उसको खरीद लिया। क्या ऐसे ही जनता की सेवा की जाएगी? और भाइयों, यदि हमारी पार्टी में आमदार खासदार रहते हुए कोई यदि जनता की प्रॉपर्टी इस तरीके से खरीदने की कोशिश करेगा तो उसका स्थान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। यदि उसका स्थान होगा तो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में होगा। मुझे लगता है यह सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती हैं तो सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार बनाती है। लेकिन बहनों भाइयों, स्वस्थ राजनीति का तकाजा है। सरकार, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। सरकार कैसे चलाई जाती है यदि आपको कला सीखनी हो तो जो भाजपा शासित राज्य हैं उन राज्यों में जाकर आप ये देखिए कि कैसे हम लोग सरकार चलाते हैं। मैं आपको दूर नहीं ले जाना चाहता, न मध्य प्रदेश ले जाऊंगा, न छत्तीसगढ़ ले जाऊंगा, न गोवा ले जाऊंगा। आपको अपने पड़ोसी राज्य गुजरात में ही ले जाना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है? गुजरात ने जिस तरीके से प्रगति की है, जिस तरीके से गुजरात का विकास हुआ है, उसके विकास की चर्चा, उसके विकास की शोहरत
केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक उसकी शोहरत आपको सुनने को मिलेगी। क्यों ऐसा हुआ है? आप क्यों नहीं कर सकते? फिर भी आप वोट मांगने पर आबादा है। हम लोगों की सरकार केंद्र में 4 महीने से आई है। आप यह जानना चाहेंगे कि 4 महीने में आपकी सरकार ने कौन सा करिश्मा कर दिया? यह सच है कि 4 महीने में कोई भी सरकार करिश्मा नहीं कर सकती है, लेकिन यह भी सच है कि 10 वर्षों से कांग्रेस के शासनकाल में जो महंगाई बढ़ती रही है, 4 महीने में हमने कुछ किया हो अथवा न किया हो, लेकिन इस सच्चाई को मेरे बहनों भाइयों कोई नकार नहीं सकता है कि इन 4 महीनों में बढ़ती हुई महंगाई को रोक देने में हम लोगों ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले हर महीने 2 बार 3 बार बढ़ा करती थी, लेकिन आपने टेलीविजन के चैनल पर देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, और यदि आप पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो आपको एहसास भी हुआ होगा कि पेट्रोल की कीमतें 2 बार 3 बार हम लोगों के शासनकाल में कम हुई है। लेकिन बराबर उसके पहले जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती थी तो कांग्रेस के लोग यह तर्क दिया करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत तेजी के साथ बढ़ रही है, इस कारण हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। मित्रों, तर्क गलत था। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कभी हो सकती है, 10 पैसे 5 पैसे 15 पैसे कभी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन हर महीने 2 बार 3 बार बराबर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती रहे, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। और हमारी 4 महीनों की बनी हुई सरकार के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस हकीकत को कोई नकार नहीं सकता है। जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी ने शपथ लिया है और जिस माहौल में उन्होंने शपथ लिया है, भारत का मस्तक उसी दिन सारी दुनिया की नजरों में ऊंचा हो गया है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है मेरे बहनों भाइयों, पहली बार हुआ है कि किसी भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, सारे राष्ट्राध्यक्ष उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। सारे राष्ट्राध्यक्ष। इसके पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में मीडिया के हमारे मित्र यह आशंका व्यक्त कर रहे थे कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से चलकर भारत की राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मौजूद थे। राजपक्षे साहब श्रीलंका से चलकर वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के समय मौजूद थे। और इतना ही नहीं, जो भी विदेश की यात्राएं हमारे प्रधानमंत्री की हुई हैं, उससे आपकी मर्यादा, आपकी गरिमा घटी नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर कोई पता लगा सकता है। मुझे याद है, मैं एक घटना की जानकारी आपको देना चाहूंगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मैं आज के 10 महीने पहले लगभग मैं अमेरिका गया था। अमेरिका गया तो वहां सीनेट और कांग्रेस के सब सारे संसद सदस्य, किसी ने लंच दिया, किसी ने डिनर दिया, और फिर उसके बाद वहां के सारे प्रमुख नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई थी। तब मैं जब चलने वाला था अमेरिका से वापस, तो वहां के हमारे संसद सदस्यों ने हमसे यह पूछा कि आप ये बतलाइए कि आप यहां आए हैं तो अमेरिका ने नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है, उन्हें रोक दिया है, तो आपने नरेंद्र भाई मोदी के लिए वीजा नहीं मांगा? उन लोगों ने कहा। तो मैंने कहा, वैसे नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भी अमेरिका आने की इच्छा व्यक्त नहीं की, जहां तक मेरी जानकारी है, और कभी भी उन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया है कि हमें वीजा दिया जाना चाहिए अमेरिका जाने के लिए। मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे से उनके कान में मैंने यह भी बात कह दिया कि सुन लो,
आज के 7-8 महीने के बाद हिंदुस्तान की जनता ऐसे हालात पैदा कर देगी कि वही नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही अमेरिका रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का स्वागत करेगा। और आपने देखा कि यही हुआ है बहनों भाई। एक से एक योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की है। लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कौन सी बड़ी योजना प्रारंभ की। मैं एक योजना की आपको जानकारी देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 3 वर्षों के अंदर से हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा, भले ही वह झोपड़ियों में क्यों न रहता हो, जिसका कि बैंक में अकाउंट न खुल जाए। एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा। कांग्रेस के एक मित्र ने बयान देते हुए यह कहा, क्या बैंक में खाता खुल जाने से, अकाउंट खुल जाने से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा? मैंने कहा, यदि बैंक में खाता जिस दिन उसका खुल जाएगा, जिस दिन वह आदमी खाता अपना खोलेगा, उसी दिन 1 लाख रुपए के बीमा का वह हकदार हो जाएगा। उसी दिन उसको फिर 1 लाख के बारे में फिर सोचना नहीं पड़ेगा उसके परिवार को। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रकार की सुविधा, रियायत, अनुदान जो सरकारों के द्वारा मिलती है, अब किसी बिचौलिए के माध्यम से आधी अधूरी नहीं पहुंचेगी, बल्कि दिल्ली के बैंक के खाते से वह निकलेगी। चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे खाद के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे अन्य भी जो भी सुविधाएं मिलती हैं, सीधे बैंक के अकाउंट से दिल्ली से निकलेगी और सीधे उस गरीब आदमी के, किसान के बैंक के खाते में वह सीधे पहुंच जाएंगी। बीच से बिचौलिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ इसका हुआ है। छोटी छोटी योजनाएं। अब एक सिलसिला उन्होंने कहा कि मैं मेक इन इंडिया योजना में प्रारंभ कर रहा हूं। लोगों ने कहा कि यह मेक इन इंडिया क्या है? बहनों भाइयों, हम भारत को ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं, ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा दुनिया के दूसरे देशों का बना हुआ माल जो हमारे देश में आता है और हम उस पर देखते हैं कि जब लिखा होता है मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, तो हम जो है कहते हैं कि A1 क्वालिटी का यह माल है। लेकिन मेड इन इंडिया जिस पर लिखा होता है उसको हम अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मानते, उसको खरीदना हम पसंद नहीं करते। हालात बदल गए हैं बहनों भाइयों सारी दुनिया में। हमारे देश के उद्योगपतियों ने फैसला किया है कि अब तक हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की पूंजी जो हम दुनिया के दूसरे देशों में लगाते रहे हैं उद्योग खड़ा करने के लिए, अब वो हम दुनिया के दूसरे देशों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे, बल्कि वह भारत में ही वह पूंजी निवेश करेंगे। हमारे उद्योगपतियों ने फैसला किया है। इतना ही नहीं, माहौल तो सारी दुनिया में ऐसा बदला हुआ है कि विदेशी उद्योगपतियों ने भी अब यह फैसला कर लिया है कि भारत 125 करोड़ की जनसंख्या का भारत, इतनी बड़ी बाजार चीन के बाद दुनिया में और किसी भी देश में नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने भी फैसला किया है कि अब हम भारत की ओर चलेंगे। और अमेरिका की यात्रा समाप्त होने के बाद पहली उपलब्धि यह हुई है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत में पहली किस्त में ही $41 बिलियन का वह पूंजी निवेश करेंगे। यह कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई। कुछ दिनों में हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं यहां पर कि बहनों भाइयों, यहां का बना हुआ माल जिस पर लिखा हो मेड इन इंडिया, वही दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदें। अब मेड इन अमेरिका वाला, मेड इन जर्मनी और जापान का माल यहां के लोग न खरीदें। हम ऐसे हालात यहां पर पैदा करना चाहते हैं। तबाह किया है लेकिन आजादी के 68 वर्षों में कांग्रेस और एनसीपी ने। मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस में बैठे हुए सारे लोगों की आलोचना भी नहीं करना चाहता। कांग्रेस में ये चाकुर हमारे आदरणीय शिवराज जी पाटिल का भी गांव है, लेकिन मैं शिवराज जी पाटिल के ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकता। मैंने शिवराज जी पाटिल की सदैव इज्जत की है, सदैव सम्मान किया है और आज भी मैं आदरणीय शिवराज जी पाटिल का वैसे ही सम्मान करता हूं। वहां भी कुछ अच्छे लोग रहे हैं।
लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि सत्ता का सुख भोगने के लिए इस प्रकार की राजनीति उन लोगों के द्वारा की जाती रही है। छोटा सा काम, छोटे छोटे काम करने की जरूरत थी, उन कामों को नहीं किया लोगों ने। किसान है, किसान आज भी भूखा क्यों है? अन्न पैदा करता है, फसल पैदा करने के लिए अपने खेतों में पूंजी लगाता है। क्या किसान को जो लाभकारी कीमत मिलनी चाहिए अपने फसल की, वह लाभकारी कीमत मिल पाती है? यदि वह लाभकारी कीमत मिलती होती तो वह आत्महत्या करने को मजबूर न होता। लेकिन हमारी सरकार का यह फैसला है बहनों भाइयों, थोड़ा समय देना, हमको थोड़ा समय देना। कुछ दिनों में हम ऐसे हालात पैदा करने वाले हैं कि हमारा किसान अपने खेतों में जितनी पूंजी लगाएगा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम उसको अपनी पूंजी पर 50% का मुनाफा हो जाए। कम से कम 50% का मुनाफा होना चाहिए। कोई भी सामान यदि कोई किसी दुकान पर कोई बेचता है तो उस पर 10%, 15%, 25%, 30% का मुनाफा लेता है। लेकिन वह किसान जो अपनी पूंजी लगाता है खेतों में और अपने जिस्म का पसीना बहाता है, तो कम से कम उसको 50% तो मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं 50% की बात किसानों के लिए कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? इस देश की सबसे बड़ी आबादी यदि किसी की है तो वह किसानों की है, सबसे बड़ी आबादी। मैं यदि कहूं आज भी 125 करोड़ की जनसंख्या में 90 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। आज भी जो यदि कहीं शिक्षक होंगे अथवा कहीं कर्मचारी होंगे, उनके घर भी आज खेती होगी। 90 करोड़ से अधिक लोग आज भी भारत में हैं जिनके यहां की खेती बाड़ी होती है। क्या हम इन किसानों की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता को हम नहीं बढ़ा सकते? मैं दावे के साथ कहता हूं, कुछ मत करो। जो गांधी की सोच थी, किसानों की क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता, यानी उनकी जेब में पैसा पहुंचा दो, इस देश की सारी चीजें अपने आप चलने लगेंगी। अपना उद्योग धंधे सब कुछ अपने आप दौड़ने लगेंगे। सारा माल जो भी तैयार होगा यही किसान खरीद लेगा। क्योंकि इससे बड़ा ग्राहक और कौन हो सकता है? मैं जानता हूं कि इस बाजार की दुकानों पर यदि गांव में सूखा पड़ जाता होगा, बाढ़ आ जाए, यदि कहीं पर फसल बर्बाद हो जाए, तो ग्राहकों की संख्या कम हो जाती होगी। लेकिन यदि फसल जब अच्छी होती होगी तो निश्चित रूप से दुकानों पर भी ग्राहकों की संख्या अपने आप बढ़ जाती होगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्या छोटे छोटे उद्योग नहीं खड़े किए जा सकते? अब शुगर मिल आपके यहां कोऑपरेटिव की चल रही थी, समाप्त कर दिया। क्या कोऑपरेटिव के आधार पर यहां पर फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां नहीं चलाई जा सकती? क्या हमारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी कोऑपरेटिव बनाकर जो है उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता? लेकिन यह सब सारी सोच के आधार पर जो काम करना चाहिए था, अब तक की सरकारों ने इस आधार पर काम नहीं किया है। इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूं, इस बार बनी हुई हमारी यह सरकार आपके ही आशीर्वाद से बनी, आपके ही आशीर्वाद से यह सरकार बनी है। मैं जानता हूं, और महाराष्ट्र ने तो जमकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जिताकर संसद में भेजा है। और आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पष्ट बहुमत के साथ किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है। पहली बार हुआ है, और पहली बार गैर कांग्रेसी किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार आपने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई है। पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन जो आपने भरोसा किया है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है, हम आपके भरोसे को, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। देखा आपने हाल में ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा करिश्मा किया है। अब तक क्यों नहीं हुआ? खुदा को भी यह मंजूर था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी होगा। कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से भी हजारों किलोमीटर दूर जाकर, जो मंगल ग्रह है,
उस मंगल ग्रह पर अपना मंगलयान उतारने में कामयाबी हासिल कर ली और पहले प्रयास में ही कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया का कोई देश जिस काम को नहीं कर पाया था उस काम को कर दिखाया हमारे वैज्ञानिकों। यह अवसर हमको प्राप्त हुआ है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सबसे ताकतवर, सबसे धनवान देश। वह भी पहले प्रयास में नहीं पहुंचा पाया, मंगलयान पर, मंगल ग्रह पर अपना मंगलयान नहीं उतार पाया। तीसरे चौथे प्रयास में जाकर उसे कामयाबी हासिल हुई थी। और उसने जो मंगलयान भेजा है मंगल ग्रह पर, जानते हैं उसकी कीमत लगभग 4,500 करोड़ रुपए की है। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो मंगलयान तैयार किया उसकी कीमत केवल 450 करोड़ रुपए है, यानी 10 गुना कम है। इतने पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, जब मैं यहां किसानों का भी एक बड़ा समूह देख रहा हूं, किसानों की पहचान हो जाती है देखने से। मैं बैठे बैठे अभी गणेश जी से पूछ रहा था कि इन्होंने बताया कि नहीं, यहां बड़ी संख्या में इसमें किसान भी है। और जब मैं लातूर में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे गोपीनाथ जी मुंडे की भी याद आती है। और गोपीनाथ जी मुंडे हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में से थे, क्योंकि विशेष रूप से किसानों की, गरीबों की समस्याओं को लेकर संसद में मैं भी बोलता रहा हूं, वो भी बोलते रहे। और इस बार तो, पिछली बार जो संसद गठित हुई थी उसमें बराबर अगली पंक्ति में हमारे साथी गोपीनाथ जी मुंडे बैठा करते थे। मुझे याद है कि जो बीड लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का वो, तो उस समय उन्होंने कहा था, बहुत आग्रह मुझसे किया था कि नहीं, आपका आना जरूरी है। मैं गया था, बहुत बड़ी सभा वहां पर थी, बहुत बड़ी सभा। उन्होंने, चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस समय, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, ये बताइए कि मुझे महाराष्ट्र में रहना है कि केंद्र में रहना है। तो मैंने सभा में बोलते ही उनसे मैंने कह दिया था, पहले आपको केंद्र में रहना है, जब महाराष्ट्र का आएगा तो महाराष्ट्र का बाद में देखेंगे। और बहनों भाइयों, उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, वरिष्ठ मंत्री के रूप में स्थान मिला था। लेकिन यह ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं आज इस लातूर में उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यदि आज आपके बीच आया हूं तो जो गोपीनाथ जी मुंडे की भी एक हसरत थी, और उनकी भी हसरत यही थी कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाए। गोपीनाथ मुंडे तो अब नहीं रहे, लेकिन बहनों भाइयों, उनके न रहने के बावजूद भी गोपीनाथ मुंडे की हसरत को आप पूरा करेंगे, उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, उनकी मुराद को पूरा करेंगे और महाराष्ट्र में आप पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने तो अपनी सभाओं में भी 2-3-4 स्थानों पर मैं कह चुका हूं और उसी बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। आपने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया और केंद्र में भाजपा की आपने सरकार बना दी। हां, यह बात सच है कि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा शिवसेना की युति नहीं है। पहले जब भी चुनाव लड़ा करते थे, वह जब भी मैं सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए आया हूं यहां पर, तो भाजपा शिवसेना की युति रहा करती थी। इस बार नहीं है, नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, युति भले ही टूट गई हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे के प्रति हमारा जो सम्मान था, आज भी वही सम्मान कायम है। उस सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम देने का काम किया था। एक ऐसी शख्सियत वो महाराष्ट्र की थी, उन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेकिन आज सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी युतियां टूट चुकी हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र में आपने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाकर हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया है। राष्ट्र में सरकार आपने बना दी, कुर्ता तो पहना दिया हम लोगों को आपने केंद्र में सरकार बनाकर। लेकिन बहनों भाइयों, केवल कुर्ता पहनाकर किसी को सड़क पर खड़ा कर दीजिए तो कैसा दिखेगा?
दिखेगा ठीक ठाक, चलेगा, कोई तैयार है इसमें? तो आप लोगों ने कुर्ता तो पहना दिया राष्ट्र में सरकार बनाकर, अब महाराष्ट्र में बहुमत के आधार पर भाजपा की भी सरकार बनाकर हम लोगों को पैजामा भी आप पहना दीजिए, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। और जहां तक गणेश हाके जी का प्रश्न है, मैं प्रत्याशी के बारे में जरूर कहना चाहूं, शायद यह पहला अवसर है जबकि चाकुर इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति यहां से प्रत्याशी विधानसभा का बना। क्यों? अच्छा, पहले आप रहे। पहले यहां से चाकुर से पहले, चाकुर में सभा हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं, चाकुर से ये पहले व्यक्ति हैं। वैसे विधायक तो रहे हैं यहां, लेकिन पहली बार हुए हैं। और मैं गणेश हाके जी के बारे में एक चीज मैं बतला दूं, पढ़े लिखे आदमी हैं, काल्पनिक क्षमता के धनी हैं, कल्पकता जिसके अंदर है, लिखते पढ़ते रहते हैं। और बराबर एक पत्रिका भी हमारी पार्टी की इन्हीं की देखरेख में निकलती है, उसके कर्ता धर्ता और संपादक भी स्वयं यही है। समर्पण भाव से यह राजनीति करते हैं, इतना मैं आज नहीं जानता हूं, इनको मैं पहले से मैं जानता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जाएंगे यदि चुनकर, तो जहां तक मेरा यह मानना है कि केवल सामान्य आमदार बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि यह कुछ और बनकर ही जो है वहां से आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाकर, एक कोई नौजवान यहां बोल रहा था, उसने तो कहा था कि 30,000 मतों से जिताकर भेजिए। अरे आजकल जब पिछली चुनाव में तो आप लोगों ने इतने मतों से जिताकर भेजा था, और इस बार भारी मतों से जिताकर हमारे गणेश हाके जी आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजें, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।